साइंस और टेक्नोलॉजी जमात दहूं सबक नंबर 1 तवारीस और इर्तिका। इर्तिका के सबूत एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ऐसा हम कह सकते हैं कि इर्तिका एक मुसलसल होने वाला मुकम्मल अमल है, लेकिन इसे साबित करने के लिए सबूत दरकार है। इसकी हिमायत में कई सबूत मौजूद है। सबसे पहले शक्लियाती सबूत। इस तस्वीर को बगौर देखिए। हैवानात के मुंह की बनावट, आंखों का मुकाम, नथनी और कानों की बनावट, जिस्म पर घने बाल वगैरह मुमासिल खुसूसियत हैवानात में नजर आती है, जबकि नबातात में पत्तों की शक्ल, निजाम रगीब, पत्तों की तरतीब और डंठल वगैरह में मुतमासिल खुसूसियत होती है। इन सब से पता चलता है और नबातात के ग्रुप मुशब्बा माहौल में पाया जाता है, इसलिए इनकी नशोनुमा एक जैसी है। इसलिए साबित होता है कि एक ही मोरूस से इन सब का इर्तिका हुआ है। इन तस्वीर को देखो। इंसानी हाथ, बिल्ली का पैर, चमगादड़ का पंख और व्हेल मछली के जाफे में कोई यकसानियत नजर नहीं आती। इसी तरह इन आज़ा का जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी साख्त भी अलग है। लेकिन हर एक जानदार के उज़ू में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुतमासिलत नजर आती है। इससे इशारा मिलता है कि मुतमासिलत इनके आबो अजदाद के जैसी हो सकती है। अब आइए देखते हैं, बताइए तो भला। पहला सवाल है, जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा कौन कौन से हैं? जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा जैसे कि दिमाग, फेफड़े, मैदा, बड़ी आंत, दिल, गुर्दा, छोटी आंत, जिगर, लबलबा वगैरह। दूसरा सवाल है, क्या जिस्म के हर उज़ू का इस्तेमाल होता है? जवाब, जिस्म के हर उज़ू का मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है जो जिस्म की नशोनुमा जीने के लिए जरूरी है। तकरीबन जिस्म के तमाम आज़ा का इस्तेमाल होता है। सिर्फ कुछ आज़ा जैसे अपेंडिक्स और अक्लदार कोई फेल अंजाम नहीं देते। आसारी आज़ा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जानदारों में तनज़्ज़ुल पज़ीर या नामुकम्मल नमो याफ्ता गैर फाल उज़ू या हिस्से को आसारी उज़ू कहते हैं। तब्दील पज़ीर या मुख्तलिफ माहौल में जिंदा रहने के लिए जानदारों में अचानक कोई नया छोटा हिस्सा या उज़ू पैदा नहीं हो सकता। पुराने ही उज़ू में सिलसिलेवार तब्दीली होती है। अक्सर जानदारों की जिस्मानी तश्कील एक मखसूस माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन मुख्तलिफ माहौल के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ऐसी हालत में कुदरती इंतखाब के अमल से ऐसे उज़ू नापिद होने लगते हैं। एक उज़ू को नापिद होने के लिए हजारों साल दरकार होते हैं। ये खत्म होने वाली आज़ा मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ जानदारों के जिस्मों में नजर आती है। किसी जानदार में मौजूद ऐसा गैर फाल उज़ू दूसरे जानदार में फाल हो सकता है, यानी दूसरे जानदार के लिए वो आसारी उज़ू नहीं है। इंसानी जिस्म में मौजूद गैर फाल अपेंडिक्स जुगाली करने वाले और सेलुलोज को हजम करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के लिए फायदेमंद और अफाल और फाल उज़ू है। इसी तरह इंसानों में कान के गैर मुस्तमिल असलात बंदरों में कान को हिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दम गजा हड्डी यानी रेड की हड्डी का आखिरी मेहरा अकलदार जिस्म पर उगे बाल वगैरह का इंसानी जिस्म के आजारी आज़ा में शुमार होता है। रक्काज़ी सबूत। आपके जहन में सवाल उठता होगा कि करोड़ों साल पहले कौन कौन से जानदारों का वजूद था, ये आज किस तरह बता सकते हैं? ये राज जमीन के सीने में दफन है। सैलाब, जलजले और आतिशफिशा जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाकियात और नक्श जमीन के अंदर महफूज होते हैं। इन्हें ही रक्काज़ात कहते हैं। इन रक्काज़ात का मुतालिया इर्तिका के मुताले का अहम जुज़ है। कार्बनी पैमाइश जमा। कार्बनी पैमाइश जमा का इस्तेमाल रक्काज़ात का जमाना मुतय्यन करने के लिए किया जाता है। हैवानात और नबातात मुसलसल कार्बन जज्ब करते रहते हैं। जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो इनमें कार्बन जज्ब करने का अमल रुक जाता है। इस वक्त सिर्फ एक अमल कार्बन 14 की तनज़्ज़ुल पज़ीरी मुसलसल जारी रहती है। कार्बन 12 ये तापका न होने की वजह से मुर्दा हैवानात या नबातात में कार्बन 14 और कार्बन 12 का तनासुब मुस्तकिल न रहकर मुसलसल तब्दील होता रहता है। किसी हैवान या पौधे के खत्म होने के बाद का जमाना इनमें मौजूद C14 की फालियत C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करके जमाने की पैमाइश करते हैं। इसको कार्बनी पैमाइश जमा कहते हैं। इसका इस्तेमाल इल्म रक्काज़ात और इंसानी नस्ल में आसारियात और रक्काज़ात और तस्दीक तहरीरों का जमाना मुकर्रर करने के लिए किया जाता है। इस किस्म की तकनीक के जरिए रक्काज़ात का जमाना मुतय्यन करने के बाद इन्हें जमाने की पैमाइश के मुताबिक एक जुदौल में तरतीब देकर इस वक्त
मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। इसी तरीके से जाहिर होता है कि गैर फिक्री हैवानात से फिक्री हैवानात वजूद में आए होंगे। अब आइए इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जदीद जानदारों का जमाना और कदीम जानदारों का जमाना इस तरह तकसीम किया गया है और बीच में दरमियानी जानदारों का जमाना। इस तस्वीर के जरिए जानदारों की तरक्की किस तरह हुई है ये समझ में आती है। साइंसदानों का तारुफ। अब हम कार्बनी पैमाए जमा को दरियाफ्त करने वाले साइंसदान का तारुफ देखेंगे। कार्बनी उम्र पैमाइश तरीका कुदरती कार्बन 14 यानी C14 की तापकार शुआ पर मुनसर है। विलार्ड लिबी ने ये बात 1954 में दरियाफ्त की। इसके लिए विलार्ड को 1960 का इल्म कीमिया में नोबेल इनाम दिया गया। इस तरीके से हासिल की गई मुख्तलिफ अशिया की उम्रें रेडियो कार्बन रिसाले में शॉय की जाती है। दरमियानी कड़ियाँ कनेक्टिंग लिंक्स। अभी हम कुछ मखसूस जानदार की मालूमात हासिल करेंगे जिनका ताल्लुक दरमियानी कड़ियों से है, जैसे पेरिपेटस, लिंकफिश, डिगविल प्लेटिपस। कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियाँ ऐसी होती है जिनकी बुनियाद पर इनका दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक जोड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं। मसलन पेरिपेटस में कभी जशा जिस्म और मोटी नरम जिल्द और पिछले पैरों जैसे आज़ा नजर आते हैं। इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले हैवानात की तरह सांस की नालियाँ और खुले दौरान खून की निजाम दिखाई देता है। इसी सबब पेरिपेटस, एनालिटा और जोरदार पैर वाले इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है। इस तरह डकबिल प्लेटिना पस नामी हैवान रेंगने वाले हैवान की तरह अंडे देता है, लेकिन पिस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पस्तानिये हैवाना से अपने रिश्ते का इशारा देता है। लिंकफिश मछली होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती है। यह हैवान पिस्तानिये से ताल्लुक रखने के बावजूद रेंगने वाले हैवानात से जलथलीय हैवानात मछलियों की जमात से इर्तिका पजीर होने की तरफ इशारा करता है। जनीनियाती सुबुत। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जनीन की मुख्तलिफ हालतें बताई गई है। फिक्री हैवानात की मुख्तलिफ नस्लों के जनीन का तकाबुली जायजा ले तो इब्तिदाई मरलों में इन जनीन में बहुत ज्यादा यकसानियत नजर आती है, जबकि नशोनुमा के अगले मरलों में ये मुमासिलत कम होती जाती है। इससे हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तिका एक ही जद से हुआ है। डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया। चार्ल्स डार्विन ने हैवानात और नबातात के बेशुमार नमूने जमा किए थे। इनका मुशाहिदा करने के बाद इन्होंने जो काबिल है वही जिंदा रहेगा जैसे कुदरती इंतखाब के नजरिए का ऐलान किया। इसके लिए डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामी किताब शाये की। इसमें इन्होंने वजाहत की कि तमाम जानदार लातादाद जानदारों की अफजाइश नस्ल करते हैं। ये तमाम जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। ये मुकाबले अक्सर जानलेवा होते हैं, क्योंकि जिन जानदारों में जरूरी खुसूसियात मौजूद होती है वही बच जाती है। कुदरती इंतखाब इसलिए अहम करार दिया गया है कि जो बासलाहियत जानदार होते हैं वो जिंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। जिंदा हैवानात अफजाइश नस्ल करते हैं और अपनी नुमाया खुसूसियात के साथ नए जानदार पैदा करते हैं। डार्विन के कुदरती इंतखाब के इस नजरिए को तवील अरसे तक लोगों ने कबूल किया, लेकिन इसमें भी कई नुकात पर एतराज किया गया। डार्विन के नजरिए के कुछ अहम एतराजात। सिर्फ कुदरती इंतखाबी इर्तिका का जिम्मेदार नहीं है। नंबर 2, डार्विन ने मुस्तमल और गैर मुस्तमल तब्दीली की वजाहत नहीं की। नंबर 3, सुस्त रफ्तार तब्दीली और अचानक तब्दीली का इजहार नहीं किया। इन एतराज के बावजूद डार्विन का इर्तिका से मुताल्लिक किया गया काम संगे मिल की हैसियत रखता है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इस अंग्रेज माहिर हयातियात ने इर्तिका का नजरिया पेश किया। इन्होंने साबित किया कि जानदारों की तमाम जमातें एक जैसे आबो अजदाद से हजारों साल की मुद्दत के बाद मरहलावार वक़्फ़ु पजीर हुए। इनके वक़्फ़ु पजीर होने में कुदरती इंतखाब का उसूल एक बहुत बड़ा सबब है। डार्विन का नजरिया इस बात की वजाहत करता है। लेमार्क का नजरिया। इर्तिकाई अमल के दौरान जानदारों की जिस्मानी बनावट में तब्दीलियां होती है। जानदारों की कोशिश और काहली इन तब्दीलियों की वजह है। इस नजरिए को जीन बाप्टिस्ट लेमार्क ने पेश किया। इसे इन्होंने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल नाम दिया। जीन बाप्टिस्ट लेमार्क ने के ख्याल में इर्तिका के पसपुष्ट जानदारों की कोशिश अहम सबब है। इस फ्रांसीसी माहिर माहौलियात ने ये ख्याल भी पेश किया कि हर हैवान और पौधे की जिंदगी के दौरान तब्दीलियां होती रहती है और ये तगय्युरात
अगली नस्ल में मुंतकिल होते जाते हैं, इसलिए हर नस्ल में तब्दीली वाक़ई होती है। इन्होंने मजीद वजाहत की कि जिराफ नस्ल अपनी गर्दन लंबी करके दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से लंबी गर्दन वाले हो गए। इस तरह लोहार के कंधे घन के इस्तेमाल की वजह से ताकतवर हो गए। शुतुरमुर्ग, ईमू जैसे परिंदों के पर इस्तेमाल न करने की वजह से कमजोर हो गए हैं। हंस और बतख के पैर पानी में रहने से तैरने के काबिल हो गए, जबकि सांप अपने जिस्म को बिल में रेंग कर जाने के काबिल बनाने में पैर से महरूम हो गए। ये तमाम मिसालें अक्स करदा खुसूसियात की शक्ल में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। इसे अक्स करदा विरासती खुसूसियात का नजरिया या लेमार का नजरिया कहते हैं। मखसूस नौइयत की कोशिशों के सबब जिस्मानी आज़ा का इर्तिका या कोशिश न करने से होने वाले नुक्स को तो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन इनका नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होना तस्लीम नहीं किया गया, क्योंकि खुद में लाई गई तब्दीली नई नस्ल को मुंतकिल नहीं की जाती। इसकी कई बार जांच की गई और लेमार के नजरिए में गलती नजर आई। जानदार की हयात के दौरान जो खुसूसियात इसने अक्स की है वो अगली नस्ल में मुंतकिल की जा सकती है। इसे ही अक्स करदा खुसूसियात की जीनियात कहते हैं। जमात का ज़हूर हैवानात और नबातात की मुख्तलिफ अनवा का ज़हूर इर्तिका का ही नतीजा है। कुदरती बार आवारी के जरिए बार आवर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले गिरोह को नू यानी स्पेसीज कहते हैं। हर नू मखसूस जोग्राफियाई माहौल में नशोनुमा पाती है। इसकी गिज़ा, रहन सहन, बार आवारी, मुद्दत तवाफ़ी वगैरह मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए नू की खुसूसियात बाकी रहती है, लेकिन एक नू से नई नू के पैदा होने की वजह जीनी तगय्युर है। इसी तरह बहुत जमाने बाद जानदारों की जुग्राफियाई और पैदाइशी तकसीम अनवा के ज़हूर का सबब बनती है। इंसानी इर्तिका का आगाज खलवी जानदार से हुआ होगा, हमने ये अभी तक पढ़े हैं। बहुत ही मुहिम या खलवी जानदार से लेकर आज हमें मालूम जानदारों में तनु नजर आता है। इस शक्ल को देखिए, तकरीबन 7 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर खत्म हो गए, तो बंदर जैसे हैवानात कदीम और कुछ जदीद लंगूर जैसे नजर आने वाले जानवरों से ही तरक्की पजीर हुए होंगे। 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इन बंदरों जैसे जानवरों की दुम खत्म हो गई। इनके दिमाग की नशोनुमा होकर साख बढ़ गई होंगी, हाथों में इस्लाह हो गई और वो ऐप जैसे जानवर में तब्दील हो गए। अरसे दराज के बाद ये ईप जैसे जानवर जुनूबी और जुनूब मशरकी एशिया में दाखिल हुए और आखिरकार गबन और ओरियनिंग ओटान जैसे जानवरों में तब्दील हो गए। ईप जैसे बाकी मानदा हैवानात अफ्रीका में ही रह गए और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले उनसे चिंपैंजी और गोरिल्ला पैदा हुए। तकरीबन 2 करोड़ साल पहले के ईप के कुछ अनवा में मुख्तलिफ किस्म का इर्तिका नजर आता है। गिजा पकड़ने और मुंह तक ले जाने और दूसरे कामों के लिए हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। मौसम की बतदरीज खुश्क हो जाने की वजह से और नापेद होते जंगलात के सबब इन ईप को दरख्तों से नीचे उतरकर जिंदगी गुजारना पड़ी। इनकी कमर की हड्डियों की नशोनुमा इस तरह हुई कि वो घास के मैदानों में सीधे खड़े होने लगे। तब इनके हाथ दीगर कामों के लिए आजाद हो गए। ये हाथों का इस्तेमाल करने और सीधे खड़े रहने वाले इंसान नुमा जानदार तकरीबन 2 करोड़ साल पहले वजूद में आए। अफ्रीका का रामापिथिकस पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। ये ईप आगे चलकर ज्यादा बड़ा और ज़हीन हो गया। तकरीबन 40 लाख साल पहले जनूबी अफ्रीका में ईप का इर्तिका हुआ। तकरीबन 20 लाख साल पहले इस इंसानुमा जानवर की साख्त इंसान होमो जमात के मेंबर के तौर पर हुई और तकरीबन हमारे जैसे नजर आने लगे। इस तरह से एक हुनरमंद और माहिर इंसान वजूद में आया। तकरीबन 15 लाख साल पहले सीधे चलने वाले इंसान का इर्तिका हुआ। इनका इलाका बर्र-ए-आज़म एशिया में चीन और इंडोनेशिया तक हो सकता है। तकरीबन 1 लाख साल तक सीधे चलने वाले इंसान के दिमाग के हजम में इजाफा और इर्तिका होता रहा और इसने आग के इस्तेमाल की दरियाफ्त की। 50,000 साल पहले के इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर इर्तिका याफ्ता था और दानिशमंद इंसान ग्रोह में शामिल हो गया। निडरथल इंसान, ज़हीन इंसान जमात की पहली मिसाल तस्लीम किया जा सकता है। तकरीबन 50,000 साल पहले क्रो-मैग्नन इंसान वजूद में आया। इसके बाद ये इर्तिका साबिका की बनिस्बत बहुत तेजी से होती रही। तकरीबन 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान काश्तकारी करने लगा।
مویشی پالنے لگا۔ اسی طرح تہذیب کا آغاز ہوا۔ 5000 سال پہلے تحریر کا ہنر دریافت ہوا اور تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ تقریباً 400 سال پہلے جدید علوم کا سورج طلوع ہوا اور 200 سال پہلے صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا۔ اس نے بستیاں بسائی۔ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے باوجود انسانی نسل کے آباء و اجداد کی تفصیل کی تلاش اب بھی جاری ہے۔